जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल पर 10 मिनट के जीके सीरीज में। आज हम इन 10 मिनटों में समझेंगे भारतीय संविधान का अनुसूची 7। अनुसूची 7 क्या कहता है? चलिए क्लास में देखते हैं अनुसूची 7 के बारे में। अनुसूची 7। अनुसूची 7 में शक्तियों का विभाजन किया गया है। क्या किया गया है? शक्तियों का विभाजन। तो शक्तियों का विभाजन किनसे किसके बीच में? शक्तियों का विभाजन। अनुसूचित 7 क्या कहता है? शक्तियों का विभाजन। तो शक्तियों का विभाजन किससे किसके बीच में? ठीक है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। कहने का अर्थ यह है कि हमारे देश भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। कैसी शासन व्यवस्था है? संघात्मक शासन व्यवस्था। और संघात्मक शासन व्यवस्था में सरकार के विभिन्न स्तरें होती है। जैसे देश लेवल पे जो है वह केंद्र सरकार होती है, राज्य लेवल पे जो है वह राज्य सरकार होती है। तो ये विभिन्न स्तरों पे ये जो दोनों सरकारें हैं, तो इन दोनों के बीच जो है वो अलग-अलग शक्तियों को बाँट दिया गया है। तो इन शक्तियों को जो बाँटा गया है, ये संविधान में कहाँ लिखा गया है? तो भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में लिखा गया है। कहाँ लिखा गया है? भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में। इस अनुसूची में जो है वो 3 सूचियाँ बनाई गई हैं। कितने सूचियाँ? 3 सूचियाँ। पहली सूची कहती है, कितने सूचियाँ हैं? 3 सूचियाँ। ठीक है, पहले सूची है संघ सूची। पहले सूची का नाम क्या है? संघ सूची। दूसरी सूची राज्य सूची। दूसरी सूची क्या है? राज्य सूची। और तीसरी सूची है समवर्ती सूची। तीसरी सूची क्या है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। यानी कि शक्तियों का बंटवारा जो है वो 3 के बीच, 2 के बीच किया गया है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। यानी कहने का अर्थ ये है कि कुछ विषय ऐसे रखे गए हैं जिस पे केवल कानून बनाने का अधिकार जो है वह केंद्र सरकार को दी गई है, उसे हम कहेंगे संघ सूची। कुछ विषय ऐसे रखे गए हैं जिस पे कानून बनाने का अधिकार जो है केवल और केवल राज्य सरकार के पास होती है, उसे हम कहेंगे राज्य सूची। और कुछ विषय ऐसे हैं जिस पे कानून जो है वह केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है, तो उन विषयों को हम समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? यानी कि संघ सूची में ऐसे विषय आएंगे जिस पे कानून कौन बना सकती है? केवल और केवल केंद्र सरकार बनाएगी। कौन बनाएगी? केंद्र सरकार बनाएगी। यानी कि संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार किसके पास? केंद्र के पास। ठीक है, जैसे कौन-कौन से विषय हैं? जैसे सेना को देख लीजिए। ठीक है, सेना जो है वो सिर्फ़ केवल और केवल केंद्र सरकार ही रख सकती है, राज्य सरकार नहीं रख सकती। जैसे हो गई सेना, रेल, हवाई जहाज़, आपका जनगणना, बैंकिंग सिस्टम, मुद्रा, ये सभी विषय ऐसे हैं ना, जिस पे कानून कौन बना सकती है? वो केवल और केवल केंद्र सरकार बना सकती है। जैसे हवाई जहाज़, अगर हवाई जहाज़ को राज्य सूची के अंतर्गत दे दिया गया और 2 राज्यों के बीच बँटवारा हो जाए, तो ये राज्य बोलेंगे हमरे ऊपर से जो है हवाई जहाज़ नहीं जाने देंगे। या अगर मुद्रा को जो है राज्य सूची में डाल दिया जाए, तो पता चलेगा कि प्रत्येक राज्य का जो है वो अपना-अपना नोट होगा। बिहार का अलग नोट होगा, पश्चिम बंगाल का अलग नोट होगा। तो इसलिए जो है वो कुछ ऐसे विषय जो है, जिस पे वो केंद्र सरकार को ही रखना ज़रूरी है। ठीक है? तो उन विषय जिस पे कानून जो है वो केंद्र सरकार बनाएगी, उसे हम कहेंगे संघ सूची। क्लियर है? क्लियर है संघ सूची? तो संघ सूची में कानून कौन बनाती है? संघ सूची में कानून कौन बनाएगी? तो कानून बनाने का अधिकार जो है वो किसके पास है? तो केंद्र सरकार के पास है। इसमें जो है वो कौन-कौन से विषय आ जाएँगे? तो क्या-क्या आ जाएगी? सेना आ जाएगा, ठीक है? जनगणना हो गया, सेना, जनगणना, हवाई जहाज़, ठीक है? हवाई जहाज़, मुद्रा, क्लियर है? मुद्रा, आपका बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, डाक यानी पोस्ट ऑफिस, ठीक है? इन सभी विषयों पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार, जिसे जो है किस सूची में रखा गया है? संघ सूची में। क्लियर है? तो ऐसे कितने विषय हैं जिस पे जो है कानून केंद्र सरकार बनाएगी? तो ऐसे विषयों की संख्या कितनी है? ऐसे विषयों की संख्या है, पहले थी आपका 97 और अभी कितनी है? अभी है 100।
यानी पहले कितने विषय थे संघ सूची में? 97। अभी कितने हैं? 100। यानी कि 100 विषय ऐसे हैं जिसपे कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। क्लियर है? समझ में आ गया? संघ सूची समझ में आ गया। अगला देखते हैं राज्य सूची में क्या कहता है। तो राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार जो है वो केवल और केवल जो है राज्य सरकार के पास है। यानी कुछ विषय ऐसे रखे गए हैं जिसपे कानून कौन बनाएगी? राज्य सरकार बनाएगी। जैसे राज्य के पुलिस, राज्य के अस्पताल, आवास, पेयजल, नदियां। ठीक है, आपका ये सभी पे कानून में कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी। तो उसे हम किस सूची के अंतर्गत रखेंगे? राज्य सूची के अंतर्गत। यानी कि राज्य सूची में कौन कौन से विषय आ जाएंगे बताइए? कौन कौन से विषय आ जाएंगे? यानी कि राज्य का साफ सफाई, राज्य का साफ सफाई, आपका आवास। क्लियर है? क्या आ जाएगा? आवास, नदियां, नदी, पेयजल, पेयजल इत्यादि। इन सभी पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास होती है? तो राज्य सरकार के पास होती है। इस प्रकार से जो है वो केंद्र और राज्य का काम को जो है वो अलग अलग बांट दिया गया है कि आप जो है वो सिर्फ इन विषयों पर कानून बनाएंगे और आप जो है सिर्फ इन विषयों पर कानून, मतलब इन विषयों को आप देख सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे क्लियर है? अच्छा, समवर्ती सूची के में उन ऐसे विषयों को रखा गया है जिसपे जो है वो कानून केंद्र भी बनाएगी और कानून राज्य सरकार ही बनाएगी। जैसे जैसे यानी कि समवर्ती में कानून कौन बना सकती है? केंद्र भी बना सकती है और राज्य भी बना सकती है। ठीक है, यानी केंद्र भी बनाएगी प्लस राज्य भी बनाएगी। और इसमें कौन कौन से विषय आ जाएंगे? तो इसमें विषय आ जाएंगे आपके जैसे जंगल, ठीक है, शिक्षा, परिवार नियोजन मतलब जनसंख्या नियंत्रण। क्या आ जाएंगे? परिवार नियोजन। ठीक है, क्या हो जाएगा? परिवार नियोजन ईटीसी। ठीक है, तो इन विषयों पर कानून जो है बनाने की जिम्मेदारी केंद्र के पास भी होगी और राज्य के पास भी होगी। जैसे शिक्षा, शिक्षा जो है वो कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास भी है और राज्य के पास भी है। परिवार नियोजन मतलब जनसंख्या को नियंत्रण करने की जिम्मेदारी केंद्र के पास भी होगी और राज्य के पास भी होगी। जंगल की सुरक्षा, जंगल का संरक्षण करना, जंगल में जो जीव जंतु पाए जाते हैं उसकी सुरक्षा करना, जिम्मेदारी जवाबदेही दोनों के पास होगी, केंद्र के पास भी और राज्य के पास भी। तो एक चीज समझिए कि जब ये जिम्मेदारी दोनों को दी गई, दोनों कानून बना सकती है, तो अगर मान लीजिए शिक्षा पे ही केंद्र भी कानून बनाती है और राज्य भी कानून बनाती है और दोनों कानून अलग है, तो दोनों में क्या होगा? भेदभाव होगा, मतलब मतभेद हो जाएगा। तो इस मतभेद में किसकी सुनी जाएगी? ठीक है, किसकी सुनी जाएगी? तो सुनी जाएगी केंद्र सरकार की। किसकी सुनी जाएगी? केंद्र सरकार की। कहने का अर्थ यह है कि समवर्ती सूची में भी केंद्र सरकार का क्या है? दबदबा है। क्या है? दबदबा है। तो संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी थी? संघ सूची में विषयों की संख्या थी 97। अभी कितने हैं? 100। राज्य सूची में विषयों की संख्या जिस पर राज्य जो है वो क्या बनाएगी? कानून बनाएगी। तो इस पे विषयों की संख्या थी पहले 66 यानी 66। अभी वर्तमान में कितने हैं? कितने हैं वर्तमान में? कितने हैं? 61। समवर्ती सूची में देखा जाए तो समवर्ती सूची में विषयों की संख्या थी पहले 47 और अभी कितने हैं? 52। यानी कि आप देखेंगे यानी कि आप देखेंगे तो राज्य सूची में जो है वो 5 विषय क्या हो गए? माइनस, और समवर्ती सूची में 5 विषय प्लस। ठीक है, यानी कि 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में, जिसके तहत राज्य सूची से 5 विषयों को हटा करके किसमें डाल दिया गया? समवर्ती सूची में। किसमें डाल दिया गया? समवर्ती सूची में। यानी कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में, जिसके अंतर्गत राज्य सूची से किससे? राज्य सूची से 5 विषयों को किसमें डाल दिया गया? समवर्ती सूची में। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? कितने विषय डाले गए थे? तो 5 विषय। कितने विषय? 5 विषय। यहां तक क्लियर है? यानी शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच होगी।
ये संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत लिखा हुआ है? तो अनुसूची 7 में। किसमें लिखा है? अनुसूची 7 में व्यवस्था की जा सकती है। समझते हैं कि इस भारत में संघात्मक व्यवस्था है, उसका क्या मीनिंग है। जब कोई देश बहुत बड़ा होता है तो उसे संघात्मक व्यवस्था अपनानी पड़ती है। संघात्मक का मतलब है कि केंद्र सरकार जो है अपने पास बड़ी बड़ी शक्तियों को रख लेगा और राज्य सरकार को जो है वो छोटी छोटी शक्तियां दे देती है। और यह तभी किया जाता है जब देश बड़ी होती है, यानी बहुत बड़ी होती है। क्योंकि जब देश बड़ा होगा तो अलग अलग जगह पे भाषाएं अलग अलग बोली जाएगी, कल्चर अलग अलग हो जाएंगे, खाने पीने का तरीका अलग अलग हो जाएगा। तो इस स्थिति में एक ही केंद्र सरकार पूरे देश की शासन व्यवस्था को नहीं चला सकती, चलाना संभव ही नहीं है। तो इसे कहा जाता है संघात्मक शासन व्यवस्था। और इस सिचुएशन में देश को चलाने के लिए सरकार के विभिन्न स्तरें होती है। जैसे देश लेवल पे केंद्र सरकार होगी, राज्य लेवल पे राज्य सरकार होगी। वही अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जब कोई देश छोटा होता है, ठीक है, जब कोई देश छोटा होता है तो वहां पर एक केंद्र सरकार जो है पूरे देश की शासन व्यवस्था को चला सकती है। ठीक है, एक देश केंद्र सरकार पूरे देश की शासन व्यवस्था को चला सकती है। जैसे ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, वहां पे देखा जाए तो एक ही भाषा बोला जाता है, अंग्रेजी। खाने पीने का तरीका भी लगभग सेम है। सब ब्रेड पाव, ब्रेड रोटी, ब्रेड जैम जो है वो खाते हैं। ठीक है, मतलब खाने पीने का तरीका भी लगभग लगभग सेम है। भाषा भी एक ही बोली जाती है। तो वहां पर छोटे देश में एकात्मक शासन व्यवस्था जो है वह मतलब देश को चला सकती है। लेकिन जब कोई देश बहुत बड़ा होता है तो वहां पर एकात्मक से शासन जो है नहीं चलाई जा सकती, तो उसे क्या करना होगा? तो उसे संघात्मक शासन व्यवस्था अपनानी पड़ेगी। ठीक है, भारत में क्या है? भारत में जो है वह संघात्मक शासन व्यवस्था है। भारत में कैसी शासन व्यवस्था है? ठीक है, भारत में कैसी है? तो संघात्मक शासन व्यवस्था। कैसी है? संघात्मक। कैसी व्यवस्था है? संघात्मक शासन व्यवस्था है। अच्छा, संघात्मक देखिए, जैसे केंद्र सरकार जो है वो अपनी भाषा पकड़ के बैठी है, ठीक है, अंग्रेजी और हिंदी। और अगर कोई किसी राज्य को अपनी भाषा से बहुत प्रेम है तो ठीक है, आप अपनी मतलब आप ले लीजिए। जैसे बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल में बांग्ला, गुजरात में गुजराती, असम में आसामी। अपनी राज्य जो है अपनी भाषा लेके बैठी है। लेकिन केंद्र जो है वह दो भाषा अंग्रेजी और हिंदी पकड़ के बैठी है। ठीक है, संघात्मक में सबसे बड़ा दिक्कत ये आता है कि कौन सा काम जो है वो केंद्र सरकार करेगी और कौन सा काम जो है वह राज्य सरकार करेगी। जैसे सेना केंद्र सरकार ही रख सकती है, आपका बैंकिंग सिस्टम केंद्र सरकार ही रख सकती है, आपका मुद्रा केंद्र सरकार ही रख सकती है। हमारा संविधान जो है लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो इसमें कह दिया गया कि जो चीजें संघ सूची में लिख दिए गए हैं उस पे केंद्र सरकार कानून बना लेगी। और जो चीजें जो है राज्य सूची में लिख दिए गए हैं उस पे जो है वो राज्य सूची कानून राज्य सरकार कानून बनाएगी। और जो समवर्ती में लिख दिए गए हैं उसे क्या करेगी? केंद्र भी कानून बनाएगी और राज्य सरकार भी कानून बना लेगी। लेकिन समवर्ती में एक चीज देखा जाता है कि केंद्र का क्या हो जाता है? दबदबा हो जाता है। केंद्र का क्या होता है? दबदबा होता है। अच्छा, एक चीज और देखते हैं कि संविधान बनाने वाले, ठीक है, संविधान बनाने वाले लोग इतने समझदार थे ना कि इस 7वीं अनुसूची में एक खाली पन्ना जोड़ के चले गए। क्या चले गए? एक खाली पन्ना जोड़ के चले गए। और इस सादे पन्ने को कहा गया अवशिष्ट सूची। क्या कहा गया? अवशिष्ट सूची। क्या कहा गया? अवशिष्ट सूची। इसे क्या कहा गया? अवशिष्ट सूची। और संविधान वाले ने कहा, ठीक है, संविधान वाले ने कहा कि आने वाले समय में नई नई चीजों का आविष्कार होगा। ठीक, और जब नई चीजों का आविष्कार होगा तो उस स्थिति में देश कंफ्यूज कर जाएगा कि इसे हम राज्य सूची में डालें कि संघ सूची में डालें। क्योंकि अगर हम राज्य सूची में डालते हैं तो केंद्र सरकार गुस्सिया जाएगा, और अगर संघ सूची में डालते हैं तो राज्य सरकार गुस्सिया जाएगी। अगर वही देखा जाए समवर्ती में डालते हैं तो केंद्र का दबदबा हो जाए। तो उससे अच्छा ये है ना कि जो नए चीजें का आविष्कार होगा, नई नई चीजें जो खोजी जाएगी, उसे हम ना ही केंद्र सॉरी ना ही संघ में डालेंगे, ना ही राज्य में डालेंगे, ना ही समवर्ती डालेंगे। हम उसे जो खाली सादा पन्ना जो है उसमें क्या करेंगे? हम चिपका देंगे। ठीक है, उसमें हम लिख देंगे। तो उसे कहा गया अवशिष्ट सूची में। जैसे अवशिष्ट सूची में क्या आ जाएगा?
जैसे आपका परमाणु ऊर्जा, ये संविधान लागू होने के बाद ये आया परमाणु ऊर्जा। ठीक है, अंतरिक्ष, ठीक है, अंतरिक्ष, आपका साइबर, इसी में आ जाएगा आपका सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, क्लियर है। अभी सोशल मीडिया में जैसे हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, या जिस माध्यम से हम अपना यूट्यूब मतलब वीडियो हम क्लास अभी चला रहे हैं यानी यूट्यूब, ये सभी किस में आएंगे, ये सभी जो है वो सोशल मीडिया के अंतर्गत आएंगे। तो ये सभी विषय जो है वो किस सूची में रखा गया है, तो 7वीं अनुसूची के अवशिष्ट सूची के अंतर्गत रखा गया। तो जैसे जिस प्रकार से हमने देखा कि संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी थी, 97, अभी था 100। राष्ट्र सूची में विषयों की संख्या पहले 66, अभी है 61। वही समवर्ती सूची में विषयों की संख्या पहले 47 और अभी 52। लेकिन अवशिष्ट सूची में विषयों की संख्या जो है वो अनलिमिटेड है, क्योंकि आपको ये नहीं पता है ना कि आप आने वाले समय में कितने ऐसे विषय होंगे जिसका जो है वो खोजा जाएगा। तो इसलिए अवशिष्ट सूची में विषयों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें विषय की संख्या कितनी हो जाएगी, बताइए, बताइए, विषय की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी इसमें विषय जो है कितनी हो जाएगी, अनलिमिटेड। कितनी हो जाएगी, अनलिमिटेड। यानी हमने अभी पढ़ा 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन किसके बीच था, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र। वैसे कुछ विषय ऐसे रखे गए जैसे संघ सूची के बारे में पढ़ा, राष्ट्र सूची के बारे में पढ़ा, समवर्ती की सूची के बारे में पढ़ा, और चौथा जो है वह अवशिष्ट सूची के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज का क्लास आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, इसके पहले हमने लास्ट क्लास में बाकी के 6 अनुसूचियां पढ़े। हम थोड़ा रिवीजन करना चाहते हैं कि 6 अनुसूचियों में हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, 6 अनुसूचियों में हमने क्या क्या पढ़ा है। देखिए, पहला अनुसूची में हमने पढ़ा था, पहला अनुसूची में पढ़ा था कि भारत क्या है, भारत जो है वो राज्यों का संघ है। भारत क्या है, भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का संघ यानी यूनियन है। इसके राज्य कहीं भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। और इसमें राज्यों की संख्या कितनी, 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, 8। कौन कौन से राज्य होंगे, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश होंगे, इसकी चर्चा किसमें की गई थी, अनुसूची 1 में की गई थी। वही अगर हम लोग अनुसूची 2 में देखें, तो हमने अनुसूची 2 में पढ़ा था किसके बारे में, वेतन के बारे में पढ़ा था कि किसको कितना वेतन दिया जाएगा, राष्ट्रपति का वेतन कितना होगा, राज्यपाल का वेतन कितना होगा। ठीक है, तो किसको कितना वेतन देना है, इसकी चर्चा कहाँ की गई है, तो संविधान की अनुसूची 2 में की गई थी। अनुसूची 3 में शपथ के बारे में हमने पढ़ा था कि किसको कौन शपथ दिलाएगा, और सभी का शपथ अलग अलग होता है क्योंकि सभी की जिम्मेदारियां अलग है, कार्य क्षेत्र अलग है, तो शपथ भी क्या होगी, अलग अलग होगी। वही हमने अनुसूची 4 में पढ़ा था कि राज्यसभा में क्या है, राज्यसभा के सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, क्योंकि प्रत्येक राज्य से राज्यसभा में जो है वो अलग अलग सीटें दी गई है। ठीक है, अलग अलग सीटें दी गई है। जैसे यूपी से 31 सीटें हैं, आपको महाराष्ट्र से 19, तमिलनाडु से 16, राज्यों के अलावा 2 के शासित प्रदेश से भी थे, दिल्ली से 1 और पुडुचेरी से 1। तो कितने सीटें किस राज्य से चुन करके सांसद जाएंगे कहाँ, राज्यसभा में, तो इन सीटों का विवरण कहाँ दिया गया है, अनुसूची 4 में दिया गया है। फिर हमने अनुसूची 5 के बारे में पढ़ा था कि अनुसूची 5 में जो है किसकी चर्चा है, तो एससी एसटी के लिए जो है विशेष प्रावधान किया गया है। किसके लिए, एससी एसटी के लिए विशेष प्रावधान, क्योंकि एससी एसटी के लोगों के साथ जो है ना बहुत भेदभाव होता था। क्या होता था, बहुत भेदभाव होता था। तो उन्हें समाज में आगे लाने के लिए ताकि उनका विकास हो सके, ठीक है, वो मतलब एजुकेटेड बन सके, तो संविधान में उन लोगों के लिए अलग से कुछ प्रावधान किया गया है। तो वो किया गया था भारतीय संविधान के अनुसूची 5 के अंतर्गत किया गया था। फिर अनुसूची 6 में हमने पढ़ा था कि संविधान में कुछ ऐसे राज्य थे जो काफी ज्यादा पिछड़ गए, जिसमें कौन कौन से थे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और ये सभी राज्य भारत के पूर्वोत्तर में है। यानी कि अनुसूची 6 में, अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर के, पूर्वोत्तर के 4 राज्य, ठीक है, 4 राज्य कौन कौन, पूर्वोत्तर के राज्य कौन कौन, असम, मेघालय, कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा, त्रिपुरा और मिजोरम।
त्रिपुरा और मिजोरम। और आज हमने पढ़ा अनुसूची 7 शक्तियों का विभाजन, यानी केंद्र और राज्य के बीच में। ठीक है, फिर आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, ऐसे मुद्दे और लाऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और क्लास को जो है अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।